नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल किड्स प्ले टू जूनियर क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं कक्षा 6 में विज्ञान विषय के अंतर्गत चैप्टर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो जो चैप्टर 6 है कक्षा 6 का विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे चारों ओर के परिवर्तन, इसके अंतर्गत जो भी हम टॉपिक कवर करने वाले हैं और वो क्या क्या है, तो इसमें हम कवर करेंगे क्या सभी परिवर्तन जो सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं उनके बारे में देखेंगे कि और क्या परिवर्तन करके अन्य तरीके भी परिवर्तन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं इसके बारे में, और कुछ सामान्य परिवर्तनों के बारे में जो उत्क्रमित किए जा सकते हैं और कुछ ऐसे परिवर्तनों के बारे में जो उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो इसकी अभ्यास है उसको भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो कल्पना कीजिए यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, तो ये क्या यह बड़े मज़े की बात नहीं होगी कि आपको किसी भी प्रकार के जो परिवर्तन करना हो, आपकी जो इच्छा हो वो परिवर्तन करने के लिए मिल जाए आपको किसी जादुई शक्ति की वजह से, तो आपके लिए यह बहुत ही मज़े की बात होगी या लाभदायक होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है यथार्थ में। तो वे कौन सी वस्तु हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे अगर आपके पास जादुई शक्ति आ जाएगी तो चलिए देखते हैं। तो वास्तव में हमारे पास कोई जादू शक्ति तो है नहीं, ये तो क्लियर है कि हमारे पास कोई अभी जादू शक्ति है नहीं। फिर भी हम अपने चारों ओर की जो कुछ वस्तुएं हैं उनको शायद बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं हैं जिनमें आप परिवर्तन रोजाना देखते होंगे। तो क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? तो आपने अभी तक जो जादुई वस्तु शक्ति सोची होगी, जादुई शक्ति से हमें इतने प्रकार के परिवर्तन करेंगे या इस चीज़ में ऐसा कर देंगे परिवर्तन, तो ये तो क्लियर है कि अभी हमारे पास कोई भी जादू शक्ति है होती नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने चारों ओर कुछ ना कुछ परिवर्तन दिन प्रतिदिन या दैनिक कार्यक्रम में देखते रहते हैं। तो बिना जादू के हम किस प्रकार से परिवर्तन बदल सकते हैं, कुछ सामान्य परिवर्तन तो देखते हैं। तो हमारे चारों ओर जो बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं, जैसे खेतों में जो फसलें हैं वो समय अनुसार बदलती रहती हैं। पहले जो बीज आप बोते हैं, फिर बीज के बाद उसमें से पौधा निकलता है, पौधे में फिर फूल आता है, फिर फल आता है। तो इस प्रकार से फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं। पत्तियों का रंग भी बदलता रहता है, सूख कर पेड़ों से गिर भी जाती हैं और फूल खिलते हैं, फिर मुरझा भी जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? हाँ, हमारे शरीर में भी कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे हमारे जो नाखून हैं वो बढ़ते रहते हैं, फिर काट देते हैं, फिर बढ़ते हैं। बाल जो हैं वो भी बढ़ते हैं। हमारा शरीर का आकार जो है वो भी बढ़ता है, वजन है वो भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से जो लंबाई वगैरह है वो सब हमारे शरीर में भी कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये तो किसी प्रकार की जादू है नहीं, फिर भी हम परिवर्तन देखते रहते हैं। तो कैसे होता है, क्या है? तो इन सब के बढ़ने के साथ साथ जो आपका वजन है वो भी बढ़ता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि हमारे चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? तो हाँ, क्यों नहीं, जब हम देखते हैं कि परिवर्तन हमारे जो चारों ओर का जो माहौल है या वातावरण है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, तो हम परिचित होंगे उससे। आगे देखते हैं क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं। तो हाँ, क्यों नहीं, किसी प्रकार के जो परिवर्तन होंगे उनको हम अलग अलग समूहों में रख सकते हैं। तो हम विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हैं उनको समूहों में कैसे रख सकते हैं, इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो तभी रख पाएंगे ना अलग अलग समूहों में। जैसे किसी प्रकार के जो परिवर्तन है अगर उनमें समानता होगी तो उनको एक समूह में रख देंगे, और कुछ असमानता होगी तो उनको एक समूह में रख देंगे। तो वह हमारे लिए सहायक होगा इस प्रकार से उनको अलग अलग समूहों में रखना। तो देखते हैं सबसे पहले क्या सभी परिवर्तन जो हैं वो सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो इसमें हम जानना चाहेंगे कि जो सभी प्रकार के जो परिवर्तन आपने सोचे हैं या आपके आसपास जो परिवर्तन होते रहते हैं या आप दैनिक कार्यक्रम में आप देखते हैं जो परिवर्तन, तो वो सदैव क्या हमेशा उत्क्रमित किए जा सकते हैं, मतलब अपने बाप से उसी अवस्था में या उसी रूप में या उसी आकार में क्या आ सकते हैं वो परिवर्तन जो आपने किए हैं। तो देखते हैं क्रियाकलाप एक के माध्यम से। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए, मतलब इतना फुलाना है उसको कि उसका आकार ज़्यादा ना हो जाए, जिससे अगर आप ज़्यादा हवा भर देंगे उसमें तो फट जाएगा। गुब्बारे का जो आकार है उसकी आमाप आप देख रहे होंगे बदल गई है। अब उसकी हवा निकल जाए। जैसे आपने जब गुब्बारा फुलाया होगा तो उसे सबसे पहले जब तो कितना सा होगा गुब्बारा, बहुत छोटा था। लेकिन जब आप जैसे ही उसे फुलाते हैं तो उसकी आकार और साइज देखते हैं आप, फुलाने के बाद कितना हो जाता है, उसकी आमाप जो आकार है वो बदल जाती है।
तो गुब्बारे में हवा भरने से उसके आमाप और आकार में परिवर्तन हो जाता है, यह निष्कर्ष निकलता है। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 2 के माध्यम से कि जैसे ही हम एक कागज़ का टुकड़ा लेते हैं और उसे नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार हम जैसे मोड़ते हैं, तो इससे जो कागज़ का टुकड़ा है वो खिलौना हवाई जहाज़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आपने भी कई प्रकार के हवाई जहाज़ बनाए होंगे, नाव बनाई होंगी कागज़ के एक टुकड़े से, तो आपने कई प्रकार के परिवर्तन आपने भी किए होंगे अपने खेल कूद के समय में। तो आपको इस हवाई जहाज़ को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आता है। यदि आप थक जाएँ तो कागज़ को पुनः सीधा कर सकते हैं। या तो इस प्रकार से हम जो कागज़ को मुड़ कर के जो बनाया गया खिलौना हवाई जहाज़ बनाते हैं, कागज़ को इस प्रकार से मोड़ करके जो अलग अलग स्टेपों में, तो इस प्रकार का हवाई जहाज़ बन जाता है जो उड़ने में कामयाब होता है। फूंक मार कर अगर इसको उड़ाते हैं, फेंकते हैं थोड़ी गति के साथ, तो ये उड़ने में कामयाब होता है। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 3 के माध्यम से। इसी प्रकार से कागज़ को मुड़ करके नाव भी बना सकते हैं। जिस प्रकार जो हवाई जहाज़ बनाए गए हैं, इसी प्रकार से नाव भी बना सकते हैं जो पानी में तैरती भी है। जिस प्रकार ये उड़ता है ना खिलौना हवाई जहाज़, इसी प्रकार नाव जो है वो पानी में तैरती भी है, खिलौना नाव। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 3 के माध्यम से कि जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से बाद में कौन-कौन से परिवर्तन जो है उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो जो गूँथा हुआ आटा है उसकी एक लोई लीजिए आप, लोई बना लीजिए। जैसे जो गूँथा हुआ आटा रखा हुआ है, इसकी आप इतनी लोई बना लेंगे एक। इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। रोटी जैसे ही आप बेलेंगे इस बेलन की सहायता से, तो शायद आपके इसके आकार से आप खुश ना हों और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। जैसे आप अगर रोटी बनाने के लिए बैठते हैं और रोटी बनाते समय आपका जो इसका आकार है आप गोल नहीं बना पाते हैं, तो आपको बेकार लगती है अगर, तो आप इसको वापस आटे में मिला सकते हैं। दोबारा लोई में परिवर्तन करना चाहेंगे तो हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जो आपने क्रियाकलाप 1, 2, 3 किया है, जो गुब्बारे वाला और नाव वाला और आटे वाला, इनमें जो 3 परिवर्तन देखे हैं उनके बारे में सोचिए। उनमें एक जैसा क्या है, इसके बारे में भी अनुमान लगाइए। तो जब भी हम इन तीनों क्रियाकलापों के बारे में सोचते हैं तो हम यह परिवर्तन देखते हैं कि उनमें एक जैसा यह है कि उनको वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे अपने कागज़ से जो नाव बनाई थी, नाव बनाने के या हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ बनाया था जो, तो उसको हम वापस कागज़ में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे देखते हैं जो आटे से हमने लोई बनाई थी, लोई को आटे में हम आटे का जो गूँथा हुआ आटा है उसमें हम परिवर्तित कर सकते हैं। और जो गुब्बारा था उसमें जो हवा भरकर हमने उसके आकार में परिवर्तन किया था और उसके माप में जो परिवर्तन किया था, उसको अगर उसकी हवा निकाल दें तो हम उसी आकार में उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि उसको बाद जिस प्रकार जो क्रियाकलाप थे 1, 2, 3 वो वापस उसी माप में आ सकते हैं या उसी आकार में वापस आ जाते हैं या उन्हें उन परिवर्तनों को वापस उत्क्रमित किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और माप में वापस आ जाए। हाँ, है संभव, क्यों नहीं है। जब उसकी हवा निकाल देंगे तो क्यों ना आएगा। क्या कागज़ का जो माप है वो पहले और हवाई जहाज़ बनने के बाद समान है। हाँ, हवाई जहाज़ बनने के बाद भी वही कागज़ रहेगा और पहले जो उसकी माप थी वही कागज़ की वही माप थी और बाद में भी वही माप रहेगी। तो क्या गूँथे हुए आटे से भी पुनः लोई बनाना संभव है। हाँ, जो तीनों प्रकार के क्रियाकलाप हैं ये उत्क्रमित किए जा सकते हैं या वापस उसी अवस्था में या उसी आकार में उसी माप में वापस लाए जा सकते हैं। तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया था या जिस अवस्था से क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया था उस पदार्थ को वापस उसी अवस्था में पाया जा सकता है। यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। जो क्रियाकलाप अभी हमने किए हैं उनको थोड़े और अलग ढंग से करते हैं। इससे तो यह निष्कर्ष निकलता है कि उनको बिना उसी अवस्था में लाया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 4 के माध्यम से। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है, उसको उसके पूरे माप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। तो जैसे ही आप गुब्बारे में नुकीली पेंसिल से छेद करते हैं भरे हुए गुब्बारे में, तो गुब्बारा आप देखेंगे कि फट जाएगा। तो अब इसके बाद आप देखेंगे कि उसको उसी आकार उसी माप में या उसी अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 5। अब वही कागज़ का आप टुकड़ा लेंगे, उस कागज़ के टुकड़े पर जो क्रियाकलाप 2 में आप जैसे आपने कागज़ लिया था उसी कागज़ को आप प्रयोग करेंगे। उसके ऊपर एक हवाई जहाज़ बनाएंगे या उसका रेखाचित्र बनाएंगे किसकी सहायता से, पेंसिल की सहायता से, और उसकी बाहरी रेखा जो है उसके साथ उसे काट देंगे। जैसे जो आपने कागज़ लिया इस पर आपने पेंसिल की सहायता से इसमें हवाई जहाज़ बना दिया, और जैसे ही हवाई जहाज़ बन जाता है आपका, आप कैंची की सहायता से इसको इस प्रकार से उसकी बाहरी रेखा पर के साथ काट लेंगे, तो इस प्रकार से परिवर्तन हो जाएगा। तो जो काटा हुआ जो हवाई जहाज़ है या चित्र बनाया गया था उसके बाद जो रेखा उसकी काट ली गई है बाहरी भाग उसका,
तो उसके बाद आप देखेंगे कि उसी आकार में आप उसे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 6। जो गूथा हुआ आटा है उसकी लोई से आपने रोटी बेलकर उसे तवे पर अगर यदि सेक लिया है तो आप इसके बाद देखेंगे कि अब उसी आकार में हम लोग गूथे हुए आटे में उस लोई को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिक गई सेकने के पश्चात। तो यदि आपसे वही तीनों प्रश्न फिर से पूछे जाएँ कि जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 में करने के बाद दिए थे कि ये सब परिवर्तित हो सकते हैं या उसी अवस्था में या उसी माप में या उसी आकार में उत्क्रमित किए जा सकते हैं, तो अब यह तीनों क्रियाकलाप क्या इस प्रकार से संभव हो पाएंगे। तो अब जो क्रियाकलाप किए हैं हमने, क्रियाकलाप 4, 5 और 6, तो अब इनको पुनः उस अवस्था में वापस नहीं किया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम वापस उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग तो करते ही हैं क्लासों में, अपनी कक्षाओं में या पढ़ने के लिए। तो इनके बार बार उपयोग करने से आप देखते हैं कि इनको जिस प्रकार छील लिया जाता है या घिस लिया जाता है रबड़ को, तो इनके आकार और आप में परिवर्तन होता जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? नहीं। पेंसिल एक बार छिल गई और उसकी साइज और आम कम हो गई तो अब उसको वापस उसमें नहीं जोड़ सकते हैं। रबड़ का भी इसी प्रकार से है। आपने ये भी देखा होगा कि आपने जो कुम्हार है तो उसको अपने चाक पर काम करते हुए जरूर देखा होगा, वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? तो जब तक बर्तन कच्चा है तब तक तो यह परिवर्तन जो है उत्क्रमित किया जा सकता है। यदि लेकिन वह मिट्टी का बर्तन जो है उसको अगर भट्टी में सेक दिया जाता है, उस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। साड़ी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं जिनको उत्क्रमित किया जा सकता है। और हमने देखा कि जो परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है, क्या है कि परिवर्तनों के एक वर्गीकरण का जो एक तरीका है वो क्या है कि उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। एक तरीका और क्या है कि इन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो कुछ सामान्य परिवर्तन जो है उन्हें हम देख लेते हैं। तो जो कच्चा अंडा है, इससे उबला हुआ अंडा जो है वो वापस पर उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं, ये उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। अब गाढ़े घोल से इडली बना लिया आपने, इसके बाद ये उत्क्रमित की जा सकती है कि नहीं? तो गाढ़े घोल से इडली है जो अब बना लेते हैं, इसको अब गाढ़े घोल में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, जो अगर इडली बन जाती है उसके बाद ये गाढ़ा घोल नहीं बन पाएगा। लेकिन गीले कपड़े से जो सूखे कपड़े हैं सूख तो जाते हैं, तो सूखे से फिर गीले भी हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। ऊन के धागे से बना हुआ स्वेटर है, ये वापस उत्क्रमित किया जा सकता है। धागा अगर खोल देंगे बना हुआ तो ये वापस उत्क्रमित हो जाएगा। अनाज से बनाया गया जो आटा है वो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, इससे वापस अनाज नहीं बन पाएगा। आगे देखते हैं। ठंडे दूध से गर्म दूध से ठंडा दूध भी हो सकता है। आपको इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, कुछ देर के बाद तो ठंडा हो जाएगा उसी अवस्था में, तो उत्क्रमित किया जा सकता है। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, जिस प्रकार की भी डोरी बना दें आप उसको अगर खोलेंगे तो सीधी डोरी हो जाएगी। कली से फूल, फूल से अगर कली वापस नहीं होगा। दूध से पनीर, पनीर से फिर दूध वापस नहीं बनेगा, उत्क्रमित नहीं होगा। गाय के गोबर से बायोगैस बन जाएगी तो उसके बाद इसका भी वापस नहीं होगा। खिंचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, अगर जो रबड़ बैंड है आपने अगर जैसे कोई भी रबड़ की एक वस्तु होगी या रबड़ बैंड होगा कोई, तो आप उसको अगर उपयोग कर लें तो उसके बाद उसको उसी माप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ठीक उसी आकार में परिवर्तित नहीं होगा। और जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम और पिघली हुई आइसक्रीम से जमी हुई आइसक्रीम प्राप्त की जा सकती है। हाँ, आगे देखते हैं। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, क्यों नहीं। हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले जो औजार हैं वो तो देखे ही होंगे। हाँ, देखे हैं। ग्रामीण इलाकों से अगर आप परिचित होंगे या संबंधित होंगे तो आपने खेतों में किसानों को काम करते हुए अपने या परिवार वालों को काम करते हुए देखा होगा, तो आप इनसे ज़रूर परिचित होंगे, मिट्टी खोदने वाले औजारों से। तो क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर चढ़ा दिया जाता है? हाँ, देखा है, क्यों नहीं। ये जो फावड़ा है इस प्रकार से इसको हत्थे पर चढ़ा दिया गया। जो कुदाल है या गेंती है तो उसको इस प्रकार से, जो कन्नी है तो उसको इस प्रकार से बैंट की सहायता से चढ़ा दिया जाता है। अलग अलग इनके लकड़ी के बैंट होते हैं और ये अलग अलग लोहे की वस्तुएं होती हैं या औजार होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो इन औजार हैं, इन औजारों में लोहे के फलक में एक बलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। हाँ, देखेंगे कि जो इन औजार हैं, तो इन औजारों में लोहे के एक फलक में एक बलय होता है। बलय मतलब अर्थात जो इस प्रकार का एक छिद्र रहता है जिसमें इस बैंट को डाल दिया जाता है। तो लोहे का एक बलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः जो इस बलय का माप है लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को बलय में फंसाने के लिए जो है बलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका जो आकार है वो बड़ा हो जाता है। जैसे अब किसी वस्तु जो हत्था है उसको अगर आप गर्म करते हैं लोहे की चीज़ को,
तो उसका आकार जो है वो बड़ा हो जाता है या फैल जाता है। इसको आप याद रखेंगे। अब जो हत्था है वो आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है लकड़ी के बैट में या हत्थे में। जब बल्ला ठंडा हो जाता है तो आप इसमें देखेंगे कि यह सिकुड़ जाता है, और जैसे ही वो बल्ला गर्म करने के बाद जब ठंडा होता है, उस पर पानी के द्वारा पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो वो बल्ला है वो सिकुड़ जाता है, जिससे हत्थे पर यह कस जाता है। इसी प्रकार का परिवर्तन आपने एक बार और देखा होगा कि जो बैलगाड़ी है, जो लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। तो धातु का जो रिम होता है उसको लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ताकि गर्म करने पर रिम पहिए पर जो है चढ़ जाता है। आप पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिसमें रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर खींच जाता है। तो आपने पहिया भी देखा होगा कि जो बैलगाड़ी होती है हमारे इधर, जो हल वगैरह के लिए यूज करते हैं, या कुछ ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए गाँव में, ग्रामीण इलाकों में यूज करते थे। तो इसका जो चक्का का माइप है, ये चक्का का जो साइज है पहिए का, तो वो थोड़ा कैसे कितना बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। और इसका जो साइज है रिम का, तो उसका थोड़ा छोटा बनाएंगे इसकी माप से। अब इसकी माप से थोड़ा छोटा क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसको जब गर्म करेंगे तो यह फैल जाएगा और इस पर चढ़ जाएगा, फिर इसको जब ठंडा करेंगे तो यह छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि यह कस जाए। तो जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार उबालते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। हाँ, आपने यह भी देखा होगा कि जल को बर्तन में गर्म करते हैं, उबालना शुरू करते हैं, तो उबलने के लगातार अगर इसको गर्म करते रहें तो जल की मात्रा जो है उसमें घटनी शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्या घटना हो रही है, तो जल जो है वो वाष्प में परिवर्तित होता जा रहा है और उड़ता जा रहा है। वाष्प में परिवर्तित होकर तो जल की मात्रा कम होती जा रही है। आपने देखा होगा कि जल वाष्प जो है ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। आपने यह भी देखा होगा कि जल वाष्प अगर है, अगर उसको जैसे कोई पतीली है या तवेली है, तो उसको आप अगर ढक दें तो उस पर जो जल वाष्प एकत्रित हो जाती है, अगर कुछ देर के बाद उसे छोड़ दें ठंडा होने के लिए, मतलब उसको गर्म ना करें, तो वो द्रव जो वापस है, वाष्प है, वो जल में परिवर्तित हो जाती है। तो हम सभी ने बर्फ़ को पिघलते हुए तो देखा ही होगा। हाँ, देखा है। गर्म करने पर बर्फ़ जो है वो पिघलती है, यह किस में बदल जाती है, तो यह जल में बदल जाती है। क्या जल को वापस बर्फ़ में बदल सकते हैं? हाँ, बदल सकते हैं, क्यों नहीं। ठंडा करके बर्फ़ में बदल सकते हैं जल को वापस। तो आगे देखते हैं क्रियाकलाप 7। एक छोटी मोमबत्ती को लेकर उसकी लंबाई जो है स्केल से मापें, वो इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें, पुनः उसकी लंबाई मापें। तो आप जैसे देखते हैं मोमबत्ती जो है उसको आप जलाने के लिए मोमबत्ती को लगा देते हैं, फिर उसको जला देते हैं। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो उसकी साइज़ है, जलने के बाद जैसे अब जल जाती है या पिघलती है मोमबत्ती, उसके बाद इसकी साइज़ में अंतर आ जाता है। तो क्या मोमबत्ती की लंबाई को में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तथा इसका परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो जो आप इसके मोम थी, उसको आप इस मोम को अगर गर्म करेंगे वापस में, तो इसको उसी आकार में इस प्रकार से अगर मोमबत्ती की सहायता से, किसी को भी सहायता से अगर हीट करते हैं इसको, मोमबत्ती को ही, तो क्या उसी साइज में इसको परिवर्तित किया जा सकता है इस मोम को? तो हाँ, हो भी सकती है। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 7 को। धूप बत्ती से दोहराएं। जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या होता है, परिवर्तन दिखाई देते हैं। धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है, जैसे कुछ राख तथा गैस बनाती है धूप बत्ती। आपने अगरबत्ती या धूप बत्ती को देखा होगा, तो इसको अगर जलाने के लिए छोड़ दें तो जलने के बाद यह कुछ पदार्थ राख या गैस बनाती है। तो हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते हैं, परंतु उनकी जो मनभावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं, इसको किस प्रकार से उत्क्रमित किया जाएगा? अब अगरबत्ती या धूप बत्ती वापस नहीं बना सकते हैं उस राख या धूम गैस से क्योंकि जल चुकी है, उसके आकार में परिवर्तन हो चुका है। इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए हैं, जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया जाता है? तो अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं, इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे, उसके बारे में भी और देख लेते हैं। अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। हाँ, घोला था इससे पहले। तो क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? तो जल को जब हमने नमक में घोला था तो हमने देखा था कि नमक उसमें दिखाई नहीं पड़ता है, जल बन जाता है। नमक उसके साथ घुलने के बाद जो नमक है वो जल में विलुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है या विलय हो जाता है। तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? नहीं, हम उससे वापस नमक प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
तो अध्याय 5 के क्रियाकलाप में भी हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो पहेली ने पूछा कि क्या आप दही को जमते हुए देखा है आपने? हाँ, तो हमने दही को जमते हुए भी देखा है। दूध को अगर जैसे छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए तो वह जम जाता है। तो गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए गर्म स्थान पर आराम से रख दें तो कुछ ही घंटों में दही दूध है जो दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं, दही से वापस दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता है। दही से आप चाहें तो मक्खन या घी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दूध प्राप्त वापस नहीं होगा। तो हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ परिवर्तन जो है अन्य को उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं। तो हमारे चारों ओर की जो वस्तु हैं उनको परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियाँ भी हो सकती हैं। यह संभव है कि उनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके जबकि कुछ को उत्क्रमित नहीं किया जा सकते। उत्क्रमित मतलब जो परिवर्तन किए गए हैं किसी वस्तु की अवस्था में, तो उनको वापस उसी अवस्था में या उसी माप में या उसी आकार में प्राप्त होना ये उत्क्रमित कहलाता है। तो आगे देखेंगे। इस प्रकार हमारे चारों ओर के जो परिवर्तन हैं उनको 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सके। इस प्रकार 2 वर्गों में हम बांट सकते हैं। तो अब इससे आगे के जो परिवर्तन संबंधी अध्ययन है उसको हम अगली उच्च क्लासों में या उच्च कक्षाओं में समझेंगे। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था कक्षा 6 के विज्ञान विषय के अंतर्गत चैप्टर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन, तो वो समाप्त होता है। इसके ठीक अगली क्लास में हम इसकी जो अभ्यास है उसको भी कवर करेंगे। जैसे संबंध जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसको भी हम कवर करने वाले हैं अगली क्लास में। तो ऐसे ही कक्षा 6, 7, 8, 9th, 10th, 11th, 12th के सभी विषयों के, सभी सब्जेक्ट के, सभी चैप्टर्स टॉपिक वाइज एवं चैप्टर वाइज कवर करने के लिए चैनल पर बने रहें। एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल से जुड़ी हुई जो प्रत्येक वीडियो है या क्लासेस है वो उससे आप जल्द से जल्द अवगत हो सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।